नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य आतिथ्य में कुशाबाहू ठाकरे सभागार में जनगणना 2027 पर केंद्रीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए और जनगणना प्रक्रिया व आंकड़ा संग्रह पर प्रशिक्षण दिया गया। वहीं आपको बताते चले, इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोपाल में सम्मेलन आयोजित ये जरा इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन सबसे हटके भी है। एक तो ये आमतौर पर 10 साल के समय सीमा के बाहर जाने वाली है। जो चक्री क्रम आपका आता था वो उसका क्रम तो 21 में निकल गया, लेकिन अब ये 26 चल रहा है। तो 26 में हम अपने उस समय से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है, जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये तो बात सही है। वैसे तो ये आपने बताया कि वैदिक काल से हम कौन हैं, हमारे समाज की जो पद्धति है वो उस तरह से जानी जाती है। अब वो तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हम तो ब्रह्म से जुड़ने वाले लोग हैं, हम तो प्रकृति मात्र से प्रेम करने वाले लोग हैं। लेकिन वस्तुतः हम सब वर्गीकृत रूप से अपनी अपनी नीचे तक की गणना में जब आएंगे तो जनगणना की दृष्टि से, जैसे हमारे यहाँ अभी सीएस ने कहा कि हमारे मजरा टोला की आवासीय बस्तियों की भी अपनी एक रचना है, उसके अपने प्लस माइनस है, लेकिन उसका हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी अंचल में सहजता के साथ रहने की एक पद्धति है। लेकिन एक और चीज, एक बेचरा गांव भी है। जो बेचरा गांव, जिन गांवों का बाद में बसना उजड़ना एक कोई कहानी है, लेकिन ऐसे गांवों के अंदर भी ठीक से गणना हो जाए, बेचरा गांव पुनः आबाद भी करे जा सकते हैं, या उनके संबंध में विकास के लिए भविष्य में रोड मैप जब बनाने जाएंगे तो एक चुनौती उसकी भी आने वाली है। वैसे आप सब इसकी चिंता करेंगे। हमारे राज्य की अच्छी परंपरा है, प्रशासनिक अधिकारी सारी गंभीरता के साथ सारी बातों को लेंगे और इस आधार पर ये हमारी जो मूल जिस कारण से हमने कॉन्फ्रेंस रखी उसकी सफलता मिलेगी। सड़क, अस्पताल, स्कूल, ये सब आपकी बनाए हुए बुनियाद पे ही खड़े होंगे, जिस आधार पर सही से गणना हो जाए, सही से चिंता हो जाए भविष्य की दृष्टि से। अब ये बात सही है कि हमारी जो पद्धति है उस पद्धति के अंदर जाकर के देखने के लिए जो हमारा लोअर स्टाफ है, उस लोअर स्टाफ के अंदर की भी कई चुनौतियां, वो क्षेत्र क्षेत्र की चुनौती, चंबल की चुनौती अलग प्रकार की है, विंध्य और बाकी जगह की अलग प्रकार की। तो कहीं ना कहीं इसको क्रॉस चेक जरूर करते रहना। एक चुनौती ये आएगी हमारे बीच में से, राजनीतिक दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस जनगणना का कई कई अर्थ निकलेंगे। उन कई अर्थों की कई प्रकार की चुनौतियां आएगी, तो उससे निपटने की तैयारी में स्पष्टता रहे, पारदर्शिता रहे और हमारी प्रतिबद्धता भी, जो शासन के पीछे का भाव है कि आखिरकार हम निचोड़ निकालें, तो निचोड़ में कोई हमारे लिए कोई दूसरा कारण नहीं बने। हमारी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता में हमारी निष्पक्षता भी सबसे पहले रहना चाहिए। आज के इस अवसर पर जब मैं आपकी तरफ ये बात करने आया हूं तो ऐसा लगा कि बाकी बातें तो आप जनगणना की करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, कलेक्टर आए, कमिश्नर आए, ऐसे में विधानसभा सत्र भी हमारे सिर पे ही है। तो 16 तारीख से होने वाला सत्र जो 6 मार्च तक चलेगा, जिले के अंदर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इतना तो हम सब जानते हैं, सरकार को कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनना पड़े। कहीं न कहीं हमारी अभी जो घटनाएं ध्यान में आ रही है उन सबसे आप सब चुनौती के साथ, लेकिन जल रचनाएं जो बन रही है उसमें मुआवजे वाले मसले आ रहे हैं, तो बहुत संवेदनशील तरीके से निपट लें। और ये बात सही है, आप अगर कोई कठिनाई आ रही तो मार्गदर्शन ले लें, लेकिन हम ये सब चाहेंगे कि आखिरकार विकास का कारवां भी बढ़े और हमारे व्यवस्थाओं का नियंत्रण भी हमारे हाथ में रहे। कुछ तरीके हो सकते हैं, उस पर हम प्रदेश स्तर पे गंभीरता के साथ रास्ते निकाल रहे हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना कि अंततः हमारा
संवेदना स्थानीय बासिंदों के साथ भी है। किसी का भी मकान, जमीन, दुकान अगर कुछ होता है तो उसके मन में उसका लगाव भी होता है। हमको विकास भी चाहिए, लेकिन उसकी भावनाओं का ध्यान रखना। ऐसे में हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है। उदारता के साथ ऐसे कई बड़े अपने राज्य का इतिहास है कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए, तो सारे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। इसमें दोबारा कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए कि कोई इसके कारण से, तो इसका समयबद्ध तरीके से अंदर तक जाकर के बीमारी की जड़ तक चले जाओ, और अंदर से संवेदनशीलता की जरूरत हो तो वहां तक घुस करके हमारे नेटवर्क से ही सारे विषय खत्म हो जाना चाहिए। त्योहार भी, होली जैसा बड़ा त्योहार सामने आ रहा है, महाशिवरात्रि भी हमारे सामने है। ऐसे में शांति समितियों के साथ आप बाकी सारे प्रबंध तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारी जन भावनाओं का भी ध्यान रखें। ये सारे कार्यक्रम अच्छे से करें, हाई अलर्ट पर प्रशासन आप रखें। और कुल मिलाकर के मिलावटी मिठाई, आजकल रंगों के अंदर मिलावट, ऐसी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारे द्वारा भी अच्छे आदर्श भी, अब जैसे हम जब प्रदर्शनी में जाते हैं तो आप गुलाल और ये कई प्रकार के केमिकल मुक्त सब प्रकार की चीजें दिखाते हैं, तो उसकी होली भी तो करवा के बताओ कैसे हो रही है। आदर्श होली अच्छे से हो, कहाँ लोगों को कष्ट कम हो, मूल भावना सामाजिक समरसता की दिखे, सब आनंद के साथ निर्विघ्न रूप से, कोई जगह एक बार भी कोई झंझट नहीं हुई और खूब आनंद से संपन्न हो गए, ऐसा भी तो लगना चाहिए। हमारी दक्षता के आधार पर परस्पर सौहार्दता के बेहतर से बेहतर उदाहरण कैसे बने। इसी प्रकार से जी राम जी की योजनाओं को लेकर के आपने गंभीरता से काम किया होगा। गेहूं उपार्जन अपना चल ही रहा 7 मार्च से, और गेहूं उपार्जन में किसी किसान को कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। एक तो आपको बधाई देना चाहूंगा, आप सबके माध्यम से भावांतर योजना और कई प्रकार की हमारी ये जो अभी तक की कृषि उत्पाद को लेकर के बहुत अच्छी भूमिका रही है, ये और अच्छी हमारी बने। और भविष्य की दृष्टि से, चूंकि ये सर हमने किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो कृषक के वर्ग से जुड़ी हुई सारी प्रकार की हमारी उनके साथ इस वर्ष के मनाने के आनंद की कौन कौन सी चीजें हो सकती उस तरह से देखें। जैसे ग्रीष्मकालीन फसलों का मामला अगर आता है तो ग्रीष्मकालीन फसलों में हम उड़द को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मूंगफली को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। कई जगह मक्का कच्चे बेच करके भी लोग लाभान्वित होते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें अपन कर सकते हैं। और ये जो एक चुनौती आएगी तुरंत फसलों के साथ उनके जो जिसको नरवई जलाना और कई प्रकार की चीजें, तो हम प्रयास करें आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के आधार पर कि हमारे जिले के अंदर हम ये इसको 0 पे लाएंगे। इस बार वो नारंगी रंग किसी के यहाँ है ही नहीं, हमारा सबका प्रयास रहे, क्यों वो दिखे जबरदस्ती से। तो ऐसे प्रयास अपन पहले से करें तो हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। दलहन तिलहन और बाकी क्षेत्रों का कैसे बढ़ावा दें उसके उत्पादन को लेकर के। वित्तीय वर्ष के बारे में तो बोलना नहीं, लेकिन फिर भी आप सब ये समापन की ओर है, तो हमारा सभी प्रकार के खनिज, पंजीयन, आबकारी, इन सारे विभागों के वित्तीय लक्ष्यों की हम प्राप्ति करेंगे, ये अपेक्षा आप सबसे है। और एक बार फिर, चूंकि ये पूरा बड़ा अभियान है, उस बड़े अभियान में हमको दिन भर मनोयोग से बैठना भी है, उसका लाभ भी लेना है, और हमारे यहाँ विधानसभा के आने वाले सारे प्रश्नों के समय पे जवाब देकर के विधानसभा के सत्र को भी आप अच्छे से संचालित करवाएंगे। इस अपेक्षा के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा करके, जिन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया। इस प्रकार की जनगणना कराना, मुझे नहीं मालूम है कि जनगणना प्रारंभ हुई और उसके बाद ये पहली बार इस प्रकार की जनगणना का रिकॉर्ड है। 1936 में आखिरी बार हुई थी जो सामाजिक स्तर की जनगणना, सही है ना? 31 में हुई, तो 31, और अभी क्या चल रहा है, तो कितने 96 साल हुए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक रिकॉर्ड बन रहा। हम सब मिलकर के आज जो अपने से अपेक्षा की भारत सरकार ने, उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी झूठे हैं और उन्हें किसानों के हितों में कोई लेना देना नहीं है। वे लगातार देश के हितों के खिलाफ बोलते हैं और झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उनका मकसद देश को गुमराह करना है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं और भारत यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत किसानों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।
राहुल गांधी झूठे हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की मजबूती उन्हें कभी रास नहीं आई। वे तो देश विरोधी बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो में झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो झूठ बोलकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमेशा से किसान हितैषी रहे हैं। उनका हर निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। उनकी योजनाओं ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है, उस समझौते में भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे अनाज उत्पादक किसान गेहूं, चावल, मक्का, सोया, मोटा अनाज पैदा करने वाले किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। हमारे प्रमुख फल और सब्जी उत्पादक किसानों के हितों को भी इस समझौते में पूरी तरह संरक्षित किया गया है। पोल्ट्री के लिए, डेयरी उत्पाद के लिए देश के दरवाजे नहीं खोले गए। सच्चाई तो यह है कि हमारे मसाला उत्पादक किसानों को नया विशाल बाजार मिलेगा। मसाला, कॉफी, चाय, मरीन उत्पाद सहित अनेकों वस्तुओं को नया बाजार मिलेगा। हमारा निर्यात बढ़ेगा, जिससे किसानों को फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। टेक्सटाइल के निर्यात से हमारे कपास उत्पादक किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। मोदी जी का हर निर्णय किसान के हित में है। राहुल जी, झूठ बोलकर कभी किसानों का भला नहीं किया जा सकता। किसानों का भला होगा सच्चे और किसान हितैषी फैसलों से, जो श्री नरेंद्र मोदी जी सदैव करते आए हैं। आप कितना भी झूठ बोले, भ्रम फैलाएं, देश को नीचा दिखाएं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण होकर रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है। तो वहीं बीजेपी नेता पंकज धारू पर न्यायाधीश का रास्ता रोकने, अभद्रता और धमकी देने का आरोप लगा। नाहर दरवाजा थाना पुलिस के एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद प्रशासन ने आरोपियों के शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त किया। थाना नाहर दरवाजा अंतर्गत जयशिव नगर कॉलोनी है, देवास ग्रीन्स के पास में। वहाँ पर कल दिनांक 10 फरवरी 2026 को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सुबह तकरीबन 10 सवा 10 बजे माननीय न्यायाधीश महोदय हैं प्रसन्न सिंह भैराव साहब, उनके साथ पंकज घारू, उसके साथ एक भीम घारू एवं एक अन्य साथी द्वारा गाड़ी निकालने की बात को लेकर विवाद किया गया तथा गाली गलौज की गई। उक्त सूचना पर हमारे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। कितने के खिलाफ अभी मामला दर्ज हुआ है सर, और क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है इसमें?
अभी प्रथम दृष्टया इसमें 2 लोग हमारे पास नामजद हैं, एक अन्य उनका साथी जो अभी फरार है, उसके संबंध में हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। अभी हमारे द्वारा पंकज घारू नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपियों की भी हम जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे, उनके लिए हमारी टीमें रवाना है। चलिए, बात कहाँ पे हुआ था? देवास ग्रीन कॉलोनी के पास जो कॉलोनी का एग्जिट है, वहाँ पर जयशिव नगर है, वहाँ पर आरोपी के घर के सामने सड़क पे गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर विवाद हुआ। सर, ये भी बताया जा रहा है कि इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, 3 में से किसी केस में। हाँ, इसमें जो नामजद आरोपी हैं और जो अन्य साथी हैं उनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड हम निकाल कर इसमें प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी फरार आरोपी की पुलिस को। हम जल्दी इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। तो वहीं विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि पार्टी नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करके राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उन्होंने कहा कि यह न केवल अनैतिक है बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर हलचल मची हुई है। आप है कि बच्चे को प्रदर्शन में लेके कौन गया? क्या कांग्रेस इतनी बैंकरप्ट हो गई है कि नाबालिग बच्चों को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकेगी? वो बच्चा जिसको कि उस प्रदर्शन के बारे में नहीं मालूम, आप उसको जबरदस्ती लेके गए। आप अब बातें कर रहे, मुख्य मुद्दा तो यह है कि नाबालिग बच्चे को प्रदर्शन में लेकर कौन गया। मैंने तो प्रशासन से कहा है कि निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो उस बच्चे को गुमराह करके प्रदर्शन में लेके गए, उसको परीक्षा से वंचित कराने का काम कांग्रेस ने किया। उस बच्चे की भविष्य को बिगाड़ने का काम कांग्रेस ने किया। राहुल गांधी स्वयं तो मैच्योर हो नहीं पाए, अब बच्चों को अंधकार में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में बच्चों का शिक्षा का अधिकार है, परीक्षा देने का अधिकार है, और उनको राजनीतिक कार्यक्रमों में लेकर जाकर कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही है, और उस समय लेकर जा रही है जब बच्चे का एग्जाम चल रहा है। तो वहीं जबलपुर में सिविक सेंटर के पास एक पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की घटना सामने आई। पिटाई करने वाले युवक पर आरोप लगा रहे हैं कि शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता होने के बावजूद पुलिसकर्मी का एक महिला के साथ अफेयर चल रहा है और पिटने वाले युवक महिला का पति और भाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पारिवारिक मामला है जिसमें शुरुआत लाडरम थाना क्षेत्र में हुई थी। तो दोनों पक्ष थाने आए हैं, दोनों पक्षों से पूछताछ कर अगर वो कोई कार्रवाई चाहते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष थाने आए हैं, अभी उनसे बातचीत चल रही है। अगर कोई आवेदन आता है कोई कार्रवाई के लिए, अगर वो चीजें होती है तो फिर कार्रवाई की जाती है। पुलिसकर्मी कौन है और वो लड़के कौन है? क्या अभी बातचीत चल रही है, मैं पूछताछ कर रहे हैं उनसे, जो भी है। अभी इसकी जानकारी नहीं है, बात कर रहे हैं उनसे। अभी आएगी। विवाद की वजह क्या है? पारिवारिक विवाद है उनका आपस में, पारिवारिक लोग हैं आपस के। जो भी आवेदन वगैरह आता है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पर्देदारी के साथ गाली गलौज मारपीट हो रही, कौन है? अभी इस बात की अभी जानकारी नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं है, पूछताछ चल रही है, बताते हैं अभी जैसे ही अगर आइडिया मिलता है उसका। तो वहीं नरसी मुंजी कॉलेज में आयोजित वैलेंटाइन डे कार्यक्रम के दौरान अचानक तोड़फोड़ की घटना सामने आई। डीसीपी जोन 1 कृष्ण लाल चंदानी ने बताया कि कैंपस में प्रोग्राम चल रहा था, तभी एक हिंदू संगठन ने वेन्यू में तोड़फोड़ की। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने स्टूडेंट्स को उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। पुलिस और कॉलेज प्रशासन की जांच जारी है। वहीं कॉलेज की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार आवश्यक कार्यवाही आगे की जाएगी। इस मामले में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क है और सभी पक्षों के से पूछताछ जारी है। तो वहीं विदिशा में बीती देर रात बारातियों से भरी तेज रफ्तार टवेरा कार सूखे तालाब में जा गिरी। वहीं आपको बता दें, हादसे में 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। दरअसल गैरतगंज में जाफर खेड़ी निवासी दशरथ सिंह के यहाँ बारात आ रही थी। कार में 10 लोग सवार थे। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। अंधेरा होने के कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। कार सड़क से सीधे 30 फीट गहरे सूखे तालाब में जा गिरी। हादसे में 35 वर्षीय राजेश लोधी, 30 वर्षीय सोनी लोधी और 35 वर्षीय चंद्रशेखर की जान गई। वहीं घायलों में अशोक लोधी का बायां हाथ फ्रैक्चर हुआ है। राज लोधी के पेट में गंभीर चोटें आई हैं। ब्रजेश लोधी और सुदीप लोधी को सीने में चोटें लगी हैं।
तो वहीं बुरहानपुर के दिव्यांग दंपति शारदा और तेलू दोनों जन्म से दिव्यांगी है। शारदा अपने दोनों पैरों से चल नहीं सकती तो वहीं तेलू दोनों आंखों से देख नहीं सकते। दोनों अपनी 4 बेटियों के साथ भीख मांगने पर मजबूर है क्योंकि इन्हें सरकार की तरफ से चल रही योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा। वहीं न्याय की आस में दिव्यांग दंपति 35 किलोमीटर दूर कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में पहुंचे, लेकिन यहां भी सिस्टम ने साथ नहीं दिया। आपको बता दें KYC न होने का हवाला देकर उन्हें बेरंग लौटा दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि कलेक्टर कार्यालय से लेकर हाईवे तक व्हीलचेयर तक उपलब्ध नहीं कराई गई। दोनों दिव्यांग माता पिता अपनी 2 मासूम बेटियों के सहारे हाईवे तक पहुंचे। ये दृश्य प्रशासन पर करारा तमाचा है। वहीं शारदा की माने तो उन्हें लाडकी बहना, साथ ही आपको बताते चले लाडली बहना योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। टेलू कहाँ रहते हैं? बाकड़ी यहाँ काय के लिए आए? और पेंशन के लिए आए। तो अभी मिली नहीं पेंशन? नहीं मिले। क्या बोले फिर आपको? हाँ, पंचायत में हो जाएगी, जाओ बोले। आप कौन से समाज से आए हैं? टावर है। अच्छा, टावर है। तो कितने दिन से परेशान हो तुम? आप बहुत साल से मिले नहीं। 1 रुपया नहीं मिला पेंशन का? नहीं मिले। बाइक की मिलती, मेरे को नहीं मिलते। अच्छा, ये लाडली योजना का मिलता है लाभ अपनी बेटी आपकी? ये भी नहीं मिलते। ये भी नहीं मिलता। हाँ, विकलांग की पेंशन को मिलती नहीं। मिलते। बच्चे कितने बच्चे? 4 लड़की स्कूल नहीं जाती? नहीं जाते। क्यों? अभी उनको भी नहीं बन रहा भाई। आधार भी नहीं बना उनका? नहीं बन रहा भाई। मतलब आपके पास सरकारी कोई दस्तावेज भी नहीं है? नहीं है। और योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। टेलू कहाँ रहते हैं? बाकड़ी यहाँ काय के लिए आए? और पेंशन के लिए आए। तो अभी मिली नहीं पेंशन? नहीं मिले। क्या बोले फिर आपको? हाँ, पंचायत में हो जाएगी, जाओ बोले। आप कौन से समाज से आए हैं? टावर है। अच्छा, टावर है। तो कितने दिन से परेशान हो तुम? आप बहुत साल से मिले नहीं। 1 रुपया नहीं मिला पेंशन का? नहीं मिले। बाइक की मिलती, मेरे को नहीं मिलते। अच्छा, ये लाडली योजना का मिलता है लाभ अपनी बेटी आपकी? ये भी नहीं मिलते। ये भी नहीं मिलता। हाँ, विकलांग की पेंशन को मिलती नहीं। मिलते। बच्चे कितने बच्चे? 4 लड़की स्कूल नहीं जाती? नहीं जाते। क्यों? अभी उनको भी नहीं बन रहा भाई। आधार भी नहीं बना उनका? नहीं बन रहा भाई। मतलब आपके पास सरकारी कोई दस्तावेज भी नहीं है? नहीं है। और योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। हमेशा लेने आए थे। कितने साल हो गए पेंशन नहीं मिल रही है? बहुत साल हो बहुत गए। साल के अभी एक बार भी नहीं मिले। अभी एक बार भी नहीं मिला। आपकी क्या स्थिति? आप लोग किस तरह से हो? ऐसे रहते हैं, क्या करे, बच्चे 4 बाजार में मांग कर आते हैं। विकलांग है। पति क्या कर? पति क्या है? पति कुछ नहीं करता, क्या मांग के खाते हैं बाजार में। पति मतलब हाँ, दिखता नहीं, जरूर नहीं दिखता। आपके पास व्हील चेयर भी नहीं है? हाँ? ये जाने आने के व्हील चेयर भी नहीं है आपके पास? वो तो है, साइकिल घूमते हैं, पर ऐसे हमारा चलता है। क्या यहाँ से क्यों लौटा दिए तुमको? क्या बोले यहाँ पर अधिकारी? क्या बोले? बोले हो जाएगा, बोले पंचायत में करा लेना बोले। कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? अभी सुबह से आए। नहीं, पहली बार आए कि इससे पहले भी आए थे? नहीं, पहले बार आए। पहली बार आए। अच्छा, पहली तो बार कब से पेंशन नहीं मिल रही? बचपन से नहीं मिल रहा आज है। तक पैसे नहीं मिले? नहीं 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 तो कोई विधायक या कोई आता तो अधिक बोले नहीं आप? नहीं, सब उतने सब पर पेंशन भी नहीं आ रही और उसका काम भी नहीं हो रहा। आपको उधर विधायक के पास गए थे आप? हाँ, कौन है विधायक? विधायक हमारा सचिव। क्या बोलते विधायक? क्या बोलते? हो जाएगा ऐसा बोलता। हम क्या सोचते कि हो जाएंगे। बैंक में जाओ तो पैसे नहीं आते। पंचायत वाले क्या बोलते? पंचायत वाले हो बोलते। हाँ मतलब बोलते। आपको, आप विकलांग है, आपको तो घर पहुँच के देना चाहिए। मतलब कोई आते नहीं बोलने के। तो वहीं मध्य प्रदेश में अब सर्दी की रवानगी शुरू हो चुकी है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो चुकी है। साथ ही आपको बताते चले, इस सर्दी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे लोग। तो वहीं आपको बता दें, बढ़ोतरी की वजह से साफ दिखाई दे रही है और दिन का पारा तेजी से चढ़ रहा है। प्रदेश में 15 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। वहीं ज्यादातर शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो सकती है,
लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी अब ठंड धीरे धीरे विदा लेने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 13 से 16 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि इनका असर पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित रहेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।